हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग अलग अलग थियरी जो है इवोल्यूशन को लेकर उस वो पढ़ने वाले हैं। इसमें आप दो साइंटिस्ट हैं, दो बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे, उनके बारे में पढ़ोगे। एक थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एंड सेकेंड वन इज जीन बैप्टिस्ट लमार्क। तो डार्विन की थियरी पढ़ने से पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं कि डार्विन he was English biologist, proposed the theory of evolution. He showed that all species of living organism have been gradually evolved over the period of thousands of years फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। तो जो कॉमन एंसेस्टर वाली थियरी हमने पढ़ी थी, तो सबसे पहले डार्विन ने प्रपोज किया था। उसने बोला कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर के पहले कॉमन एंसेस्टर से, उसी से सारे के सारे जितने स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ मतलब जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए। इवॉल्व मतलब पैदा हुए हैं या बने हुए हैं। ही प्रपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवोल्यूशन। तो डार्विन का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो था बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका बोलना था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से ही पूरा का पूरा इवोल्यूशन हुआ है, पूरा इवोल्यूशन उसी पे बेस्ड है। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observations of those specimens, he published the theory of natural selection, which preached the survival of fittest. तो डार्विन ने बहुत रिसर्च किया था, वो बायोलॉजिस्ट था, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट। तो उसने प्लांट के, एनिमल के बहुत सारे स्पेसिमेंट्स, मतलब बहुत सारी कलेक्ट किया था, बहुत टाइप के प्लांट और एनिमल्स उसने जमा किया था और उसको ऑब्जर्व किया और उसको स्टडी किया। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट ऑब्जर्वेशन, दैट स्टडी, ही पब्लिश्ड द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उस नेचुरल सिलेक्शन का क्या था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species. तो डार्विन की एक बुक है, बहुत ही फेमस है, उसका नाम है Origin of Species. While explaining the concept, Darwin said that all the organisms reproduce prolifically, all the organisms compete with each other in life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modifications essential for winning the competition. तो डार्विन ने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ही बेबीज़ को पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है उनका। सारे ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करना पड़ता है, एक दूसरे से लड़ाई करना पड़ता है। और लाइफ थ्रेटनिंग मैनर मतलब कि मार पीट के जैसे भी लड़ाई, एकदम लाइफ थ्रेटनिंग फाइटिंग होती है उनके बीच में, सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एंड इन दिस कॉम्पिटिशन only those organisms sustain which show the modifications essential for winning the competition. तो सिर्फ वही एनिमल्स जीतते हैं, वही ऑर्गेनिजम्स जीतते हैं जो सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी में, अपनी चीज़ों में चेंजेस लेके आते हैं। मॉडिफिकेशन मीन्स चेंजेस। तो जो चेंजेस लाते हैं वही सरवाइव कर पाते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं, बाकी ख़त्म हो जाते हैं। However, beside this, natural selection also playing important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish. तो पहले तो लोग लड़ाई करते हैं, उसमें जो जिसने मॉडिफाई किया रहेगा, जो ज़्यादा पावरफुल है वो जीतेगा। उसके बाद जो उसमें से बच जाते हैं, उसकी लड़ाई होती है नेचर के साथ में। नेचर में जो चेंजेस आता रहता है, नेचर के चेंजेस के हिसाब से जिसने अपने को मॉडिफाई किया वो बचेगा, बाकी सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। Sustaining and selecting organisms can perform reproduction and thereby give rise to new species which their own specific character. तो जो बचे हैं वो अपना रिप्रोडक्शन चालू रहता है और उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं और इसी से धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ये जब चेंजेस होते होते नया ऑर्गेनिज्म, नया स्पीसी पैदा होता है। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का थियरी है उसको एक्सेप्ट किया गया वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में लोगों ने एक्सेप्ट किया, बोला कि ये थोड़ा लॉजिकल है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द डार्विन्स थियरी. डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड. दुनिया में एक्सेप्ट किया गया था लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. हाउएवर सम ऑब्जेक्शंस वेयर राइज्ड अगेंस्ट द थियरी. तो उसकी जो थियरी थी डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की, उसके अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे. सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस वेयर, कुछ मेन ऑब्जेक्शंस जो थे और अब भी हैं वो है, फर्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के लिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ऐसा नहीं कि जिन्होंने नेचर के साथ में अपने को कोप अप कर लिया, नेचर के साथ अपने बॉडी में चेंजेस कर लिया, वही सेलेक्ट करे. बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो इसके बाद भी है, मतलब रहते हैं, उन्होंने अपने अंदर चेंज नहीं आया तो अपने आसपास चेंजेस करके उन्होंने सर्वाइव किया. सेकेंड है, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन. डार्विन ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, बेसिक ऊपर की थियरी एक्सप्लेन की, लेकिन ये नहीं बताया कि कोई एनिमल का एग्जाम्पल लेके ये नहीं बताया कि इसके अंदर यूजफुल चेंजेस क्या आया या यूजलेस चेंजेस क्या था जिसकी वजह से सर्वाइव नहीं हुआ, या यूजफुल क्या था जिसकी वजह से सर्वाइव हुआ. तीसरा, देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस. तो किसी भी उसने ये तो बताया था कि स्लो चेंजेस होता है, ग्रेजुअल चेंजेस होता है इवोल्यूशन में, लेकिन उसने कोई एग्जांपल नहीं बताया था कि कोई एनिमल है उसमें स्लो चेंजेस आए या उसके चेंजेस अब्रप्ट हो गए, मतलब रुक गए अचानक ही. तो ये ऑब्जेक्शन था. मतलब कि लोगों ने कहा कि आपने बताया सही है लेकिन एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन नहीं किया आपने. इवोल्यूशन की जो दूसरी थियरी आप पढ़ने जा रहे हो वो प्रपोज की थी जीन बैप्टिस्ट लमार्क ने. उन्होंने कहा था, लमार्क प्रपोज दैट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इवोल्यूशन. तो हमारी जो एक्टिविटी है, हम कैसा काम करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना इवॉल्व होते हैं, हमारे अंदर कितने चेंजेस आते हैं और वही चेंजेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं. Jean Baptiste Lamarck proposed the morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept as principle of use or disuse of organ. तो बेसिकली जो लमार्क ने बोला था वो था कि यूज़ और डिसयूज़, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पीसी है या कोई एनिमल है, वो किसी ऑर्गन का यूज़ कर रहा है तो वो स्ट्रांग होता है, अगर यूज़ नहीं कर रहा है तो वीक होता है, और जो वीक ऑर्गन होता है अल्टीमेटली एक दिन ख़त्म हो जाता है. ये उसकी थियरी थी. फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशंस. तो उसने अपनी थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल सबसे पहले दिया था जिराफ का. जिराफ तो आप सबने देखा है कि उसकी जो नेक होती है जिराफ की बहुत लंबी होती है. तो लमार्क के हिसाब से कि जो अफ्रीका में रहते हैं जिराफ, वहाँ पे जो झाड़ होते हैं, बहुत ही जो पेड़ होते हैं, ट्रीज़, वो बहुत ही टॉल होते हैं. तो टॉल ट्रीज़ की लीव्स को खाने के लिए, उसकी पत्तियाँ खाने के लिए वो लोग अपना जो नेक है वो स्ट्रेच करते हैं, ऊपर ऐसे लेके जाते हैं, और ऐसा करते करते बहुत सारे जनरेशन के बाद, कई जनरेशन के बाद जिराफ की जो नेक है वो इस तरह की लंबी हो गई. सेकेंड एग्जांपल जो लमार्क ने बताया था वो है शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ. आयरन स्मिथ जो लोहार होता है, जो लोहे का काम करता है, तो उन्होंने उसमें उस बारे में बताया था कि शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स. उसने बोला कि वो दिन भर हैमरिंग मूवमेंट करता था, कुछ ना कुछ बनाते रहता आयरन से, तो ऐसा करते करते उसके शोल्डर्स की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए उसके जो शोल्डर्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और यही उसकी जो अर्ली जनरेशन रहती है और ये पास ऑन हो जाते रहता है. मतलब सारे के सारे जो आयरन स्मिथ के पूरे ख़ानदान में जो लोग होंगे, सबके सब शोल्डर्स क्या होंगे, उनके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. थर्ड एग्जांपल जो उन्होंने बताया है वो था कि विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़. तो एमू और ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा, सुना होगा उनके बारे में. वो लोग बर्ड्स हैं लेकिन वो उड़ नहीं पाते, वो भागते हैं ज़मीन पे. तो उन्होंने कहा कि उसके जो विंग्स हैं, जो पंख हैं, वो बहुत ही वीक हो गए, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम तक उन लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया, उनकी बहुत जनरेशन्स तक यूज़ नहीं किया, तो लोग ने यूज़ करना भूल गए पहली बात. फिर दूसरा, वो बहुत वीक हो गए, अब करना भी चाहे तो नहीं कर सकते.
Legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water. तो उन्होंने कहा कि जब वाटर में रहते रहते स्वान और डक जो है वो लोग एक बर्ड के जैसे हैं, लेकिन उनके जो पैर हैं तो वो वाटर में रहते थे, इसलिए धीरे धीरे उनके पैरों से यूज़ करके उन्होंने स्विमिंग करना सीख लिया। तो ये भी एक धीरे धीरे चेंजेस आ गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल उन्होंने बताया कि snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habit। तो स्नेक जो है उसके पहले पैर थे, ऐसा उनका कहना था, लेकिन वो चलता नहीं था, वो ऐसे रेंगता था, बरो करता था। इसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो पैर थे वो ख़त्म हो गए, उस यूज़ नहीं था, इसलिए वो चले गए। दिस इज़ कॉल्ड एज थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लमार्किज्म। तो ये जो थियरी है इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जिसको आप यूज़ करते हो, जिसको आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो एक्टिविटी आप जिससे करते हो वो रहता है, स्ट्रांग होता है, जिससे नहीं करते हो वो गायब हो जाता है। ये था, दिस इज़ कॉल्ड एज लमार्किज्म। ये एग्ज़ाम में आता है, लमार्किज्म इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, कुछ टफ नहीं है। लेकिन जो लमार्क ने बताया था वो सबने माना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट ट्रांसफर देयर कैरेक्टर्स विच हैज़ एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज़ कॉल्ड एंसेस्ट्री और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लेकिन जैसे भी अगर आपके पापा हैं कोई, आप जैसे वो जिम जाते हैं और उन्होंने अपनी बहुत अच्छी बॉडी बनाई है और आप नहीं चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी भी अच्छी बॉडी बन जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप डीएनए के हिसाब से देखो तो ऐसा नहीं होगा। तो ये उसके कुछ क्या थे, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस थे। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी और देयर डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड। तो हम लोग कोई काम करते हैं और उसकी वजह से अगर हमारे ऑर्गन में कुछ चेंजेस आता है तो वो एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे आप में से कोई फिर रेगुलर उसने दौड़ना शुरू किया तो उसके पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे, है ना। आपने वज़न उठाना शुरू किया तो आपके हाथ मजबूत जाएंगे और आपकी मतलब आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस जनरेशन, अगली जनरेशन को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, because it had been verified many times that modification brought in us are not transferred to next generation and thereby Lamarck's theory was disapproved। तो जो मॉडिफिकेशन आपने अपनी बॉडी में लेके आया है मेहनत करके, कोई काम लगातार करके, जैसे आपने लिखा, लिखते लिखते बहुत अच्छा लिखने लगे, तो ऐसा नहीं कि आपके जो बेबीज़ होंगे वो पैदाइशी अच्छा लिखने वाले होंगे, तो उनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो लमार्क की थियरी थी, लमार्किज्म जो है वो आउटराइट रिजेक्ट हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है स्पीसीजाइजेशन। स्पीसीज मतलब होता है टाइप ऑफ जो भी एनिमल या प्लांट। तो स्पीसीजाइजेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की वजह से नए टाइप के प्लांट और एनिमल की स्पीसीज पैदा हुए। स्पीसीज इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। तो स्पीसीज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग एक टाइप की स्पीसीज़ हो गए, या मछलियाँ हैं वो एक टाइप की स्पीसीज़ हो गए, तो स्पीसीज़ हो गए। तो स्पीसीज़ क्या है, दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और वो कैसे करते हैं, दे रिप्रोड्यूस्ड बाय और थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। ईच स्पीसीज़ ग्रो इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। हर स्पीसी अलग अलग स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन में वो डेवलप होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। their food habitat, reproductive ability and period is different। तो उनका फूड अलग होता है, उनके हैबिटेट रहने की जगह अलग होती है, उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, कोई जैसे एक बेबी पैदा कर सकता है, कोई दो, कोई हज़ारों, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जो हज़ारों बेबी एक साथ पैदा कर सकते हैं, तो वो अलग होती है, रिप्रोडक्टिव और एबिलिटी भी अलग होती है, और पीरियड भी डिफरेंट होता है। जैसे कोई 9 मंथ किसी का प्रेगनेंसी का टाइम होता है, किसी का कम होता है, तो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जिसकी लाइफ ही 9 महीने नहीं होती, कुछ दिनों की लाइफ होती है, जैसे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर पे आप पढ़ोगे भी आपकी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हर स्पीसीज़ का अलग अलग स्पीसीज़ का रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अर्लियर वन। तो एक
कोई स्पीसीज़ है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आके नया स्पीसीज पैदा होता है. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. और geographical changes की वजह से स्पेशलाइजेशन होता है. अगर कोई अगर डिज़र्ट में रहता है, डिज़र्ट में रहने वाले के अंदर धीरे धीरे अगर कोई कोल्ड एरिया से डिज़र्ट में रहने गया तो पहली बात तो सर्वाइव नहीं कर पाया. अगर सर्वाइव कर लिया धीरे धीरे तो उसके अंदर उस क्लाइमेटिक कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे. तो उसके जनरेशन में धीरे धीरे वो सब चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड टू स्पेसिएजेशन. अगर वो आइसोलेटेड एकदम अलग है तो उसकी वजह से भी स्पेसिएजेशन होता है, चेंजेस आते हैं या नए स्पीसीज बनते हैं या वही की वही बने रहते हैं. इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन. ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ. हम सबको पता है कि पहले हम लेमूर मंकी के जैसे थे, फिर उसके बाद एप बने, एप से फिर इंसान बने. तो ये पूरा प्रोग्रेस कितने सालों में हुआ वो आपको पढ़ना है. इसके साथ ही ये पढ़ना है, नेक्स्ट आप इसमें पढ़ोगे कि ब्रेन डेवलपमेंट कैसे हुआ उनका. विद इमेज भी है इसमें, देखोगे आपके धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान ने चलना सीखा और टाइम के साथ उसका ब्रेन जो है वो बड़ा होता गया. और उसका लास्ट पार्ट है, 3 पार्ट में है ह्यूमन इवोल्यूशन. तीसरा पार्ट है कि जब एकदम से डेवलप हो गया, उसके पास ब्रेन आ गई, तब उसका जो कल्चरल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ. ठीक है, मतलब उसने पढ़ना लिखना सीखा और फिर मॉडर्न सिटीज़ और ये सब जो अभी आज हम हैं वो वहाँ से हुआ. ह्यूमन इवोल्यूशन में है सबसे पहले द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज़ बीन सेट टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन. हमने पढ़ा कि सबसे पहले सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था जो पानी में रहता था, उसी से सब डेवलप होके अभी जो भी ऑर्गेनिज्म है सब वहाँ से आए हैं. इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर पिक्चर. जो लास्ट पेज स्लाइड में अपने पिक्चर देखा तो उसी हिसाब से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ. लास्ट डायनासोर्स डिसअपियर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो. तो आज से 7 करोड़ साल पहले जो लास्ट डायनासोर था वो डिसअपियर हो गया. एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर हु वेर मोर और लेस सिमिलर टू मॉडर्न लेमूर. लेमूर मंकी एक टाइप का मंकी होता है जो उस इमेज में सबसे पहले आप जो लास्ट पे स्लाइड में इमेज देखी आपने, उसमें एक मंकी है तो वो लेमूर मंकी है. वैसे उसी मंकी से ही इंसान का इवोल्यूशन हुआ. टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर अगो. तो 4 करोड़ साल, आज से 4 करोड़ साल पहले जो मंकी था लेमूर मंकी, उसकी जो टेल थी वो गायब हो गई, मतलब चली गई. They developed due to enlargement in their brain. Their hand were also improved and thus ape-like animals were evolved. तो लेमूर से फिर क्या बन गए, एप बन गए, एप लाइक मंकी बन गए. और उनकी पहली बात तो उनकी जो टेल थी वो डिसअपियर हो गई. इसके अलावा उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ब्रेन डेवलप हो गया. और उन्होंने जो पहले तो मंकी थे तो चारों हाथों पैरों से चलते थे, लेकिन वो फिर जब एप बनने के बाद जो हाथ है दोनों वो थोड़ा सा यूज़ करने लगे वो लोग. वो थोड़े से हैंड क्या हो इम्प्रूव हो गया उसके बाद. मीनवाइल these ape-like animals reached South and Northeast Asia and finally evolved into gibbons and orangutan. Orangutan monkey और gibbon monkey में वो लोग कन्वर्ट हो गए जो ape से थोड़ा सा और मॉडिफाइड है. Remaining ape-like animals stayed in Africa and from them gorilla and chimpanzees evolved around 2.5 crores year ago. तो आज से 2.5 करोड़ ईयर्स अगो जो एप था, एप से क्या बने गोरिल्ला और चिंपैंजीज. इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द 2 करोड़ ओल्ड स्पीसीज ऑफ एप सीम्स टू बी अकर्ड इन डिफरेंट वे. दे हैड टू यूज देयर हैंड मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क. तो उन्होंने अपने हाथों को ज़्यादा खाने के लिए या दूसरे काम करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया. Apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. पहले वेट एनवायरनमेंट था, बहुत बारिश होती है, धीरे धीरे बारिश कम हुई, ड्राई एनवायरनमेंट हुआ तो फॉरेस्ट डिसअपियर हो गए. तो एप जो जंगलों में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, उन्होंने लैंड पे रहना शुरू कर दिया.
Their lumbar bone developed in such a way that they started to stand in erect position in grassland, and thereby their hands become available for यूज़ एनी टाइम. तो उन्होंने जब ज़मीन पे रहने लगे तो उनकी बोन में भी चेंजेस आए, और वो क्या हुआ, वो उन्होंने सीधा खड़ा रहना सीख लिया, मतलब इरेक्टेड पोजीशन में खड़े रहना सीख लिया उन्होंने, ग्रासलैंड में रहने लगे. और उनका हाथ जो है पहले कभी कभी यूज़ करते थे, यूज़ करने जैसा तो था लेकिन हमेशा यूज़ नहीं करते थे. लेकिन अभी उनका जो हाथ है जब सीधा चलने लगे दो पैरों पे, तो उनका हाथ कभी भी यूज़ करने के लिए फ्री हो गया. These first human-like animals with erect posture, which were using their hands, have evolved around 2 crore years ago. तो एकदम सीधे खड़े रहने वाले जो एनिमल थे वो आज से 2 करोड़ साल पहले थे. फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन फॉर्म ऑफ रैमेपिथिकस एप है. आप उस डायग्राम में देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 पे देखना. तो रैमेपिथिकस एप जो था वो ईस्ट अफ्रीका का था. वो ह्यूमन लाइक था, मतलब पहला इंसान जैसा दिखने वाला वही था. आफ्टरवर्ड this ape grown up in size and become more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. तो 40 लाख साल पहले जो साउथ अफ्रीका के एप थे जो काफ़ी कुछ इंसानों जैसे दिखते थे वो इवॉल्व हुए. The morphology of these human-like animals starts to appear like to be a member of the genus Homo. Homo मतलब होता दिमाग वाला, तो वो उनका मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से दिखने वाला कैरेक्टर हमने इसमें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ा था. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में जो बाहर से दिखता है, तो उनकी जो मॉर्फोलॉजी थी, जो बाहर से दिखने वाला चेहरा वगैरह था, वो कैसे था, होमो, जीनस मतलब टाइप या ग्रुप होमो के जैसे. होमो मतलब दिमाग वाला. अबाउट 20 लाख ईयर्स एगो, एंड दस स्किल्ड ह्यूमन डेवलप. तो इस तरह स्किल्ड ह्यूमन डेवलप हुए जिसके पास दिमाग था. फिर स्किल्ड ह्यूमन के आने के बाद अबाउट 14 लाख ईयर्स एगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व. इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. तो 15 लाख साल पहले, मतलब आज से 15 लाख साल पहले चलने वाला और सीधे खड़े रहने वाला, दो पैरों पर चलने वाला, सीधे चढ़े रहने वाला ह्यूमन इवॉल्व हुआ. ऐसा कहते हैं कि वो आज के चाइना में और इंडोनेशिया और एशियन कॉन्टिनेंट में वो आ गया था 15 लाख साल पहले. इस स्लाइड पे आप जो एक फिगर देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो आप, वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. तो ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, देखो जैसे कम वो मतलब जब इरेक्टेड जैसे जैसे सीधा चलने लगा, खड़ा रहने लगा और हाथ से यूज़ करने लगा, तो उसका ब्रेन भी धीरे धीरे आप देखो पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, बड़ा होते गया उसका ब्रेन. तो वो कैसे हुआ हम पढ़ते हैं. Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered the fire. तो ब्रेन जैसे जैसे उसका डेवलप होते गया, उसने बहुत कुछ सोचना शुरू किया और 1 लाख साल तक उसका डेवलपमेंट होता रहा. तो उसने मीनवाइल उस टाइम पे उसने क्या डेवलप किया, क्या डिस्कवर किया, फायर. Brain of 50,000 years old man had been sufficiently involved to extent that it could be considered as the member of class wise man. तो आज से जो 50 साल पहले के जो इंसान थे वो उनका ब्रेन इतना डेवलप हो गया कि उनको हम बोले कि वो वाइज मैन है, होमो सेपियंस. लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था होमो मतलब दिमाग वाला, होमो मतलब इंसान जैसा, दिमाग को बोलते हैं सेपियन. तो दिमाग वाला इंसान जो होता है उसको बोलते हैं होमो सेपियन, वाइज मैन. तो होमो था इंसान और सेपियन मतलब वॉइस, दिमाग वाला. तो वाइज मैन आज से 50,000 ईयर्स पहले का जो मैन था वो था होमो सेपियंस. निएंडरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन. तो पहला होमो सेपियन जो था, पहला वाइज मैन था वो था निएंडरथल. आपके बुक के पेज नंबर 10 में उसका डायग्राम है, कैसा दिखता था वो देख लेना. द क्रो मैग्नम मैन इवॉल्व अबाउट
50,000 years ago, and afterwards this evolution had become faster than earlier. तो वहाँ से जो इवोल्यूशन था नियंदरथल और क्रो मैग्नम के बाद वो बहुत ही फास्ट हुआ और होमो सेपियन ने बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट किया और अब जो हम है वो तब से बहुत स्पीड से हुआ, क्योंकि आपने देखा कि शुरू के जो इवोल्यूशन थे उसको लाखों साल लगे, करोड़ों साल लगे, लेकिन इसके बाद सिर्फ 50,000 ईयर्स से ही बहुत सारे चेंजेस आ गए. About 10,000 years ago, wise men started to practice the agriculture. It started to rear the cattle herd and established the cities. Cultural development took place. तो अब से 10 साल पहले उसने वाइज मैन ने क्या किया, एग्रीकल्चर शुरू किया, उसने कैटल रखना, अपना जानवर पालना शुरू किया, सिटीज़ बनाया उन्होंने और कल्चरल डेवलपमेंट होने लगा. आर्ट ऑफ मतलब बहुत सारे आर्ट सीखा उन्होंने. तो आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर्स अगो एंड दस द हिस्ट्री हैड बिन स्टार्टेड. वहाँ से 5,000 ईयर्स पहले लिखना जो आर्ट था, लिखने का आर्ट ऑफ राइटिंग, वो इन्वेंट हुआ और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया. जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हिस्ट्री था, हिस्ट्री लिखना शुरू हुआ. Modern sciences emerged about 400 years ago and industrial society was established about 200 years ago. तो मॉडर्न साइंस जो पढ़ते हैं हम लोग वो आज से 400 साल पहले, 400 ईयर्स पहले ही शुरू हुआ है. और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब इंडस्ट्रीज़ की वजह से लोग सिटीज़ में आगे, पहले तो एग्रीकल्चर करते थे, गाँव में रहते थे, विलेजेस में, वहाँ से धीरे धीरे सिटीज़ में आना और मशीनों के साथ काम करना, वो उन्होंने 200 साल पहले शुरू किया. And now we have reached at this stage and still we are searching the details of roots of human ancestry. तो अभी हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए कि हम लोग जानना चाहते हैं कि वो कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ और हम लोग कहाँ से थे, कहाँ पे आए. तो वो लगातार चलता रहा और आने वाले टाइम पे हो सकेगा तो और कुछ एकदम वेल डिफाइंड रिसर्च या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, हमको पता चल सकेगा एग्जैक्टली क्या हुआ था. तो ये चैप्टर अपना आज ख़त्म होता है. जो आपको क्वेश्चन जो हम लोग बताते हैं चैप्टर के बाद, वो आपको लिख के भेजना है. आपको व्हाट इज़ लमार्किज्म, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी. फोर्थ है व्हाट इज़ एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. एंड फिफ्थ है importance of fossil as proof of evolution.